लाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं यादें 2024 और इस स्पेशल प्रोग्राम में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो कारोबार जगत की सुर्खियां बनी। साल 2024 को वित्तीय और आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता के लिए जाना जाएगा। भारत अब भी पूरी दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बजट की बात करें तो 48 लाख करोड़ रुपए का खर्च इस साल के लिए इस देश के विकास पर किया जाना है, जिसमें 11,11,111 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे पर खर्च किए जाएंगे। अरबपतियों की बात करें तो साल 2024 में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर के उभरा है। और क्या कुछ रही है बड़ी खबरें और निवेश की दुनिया में वो कौन सी बड़ी सुर्खियां बनी हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था होने का गौरव हासिल किया। जनवरी मार्च तिमाही में 6.3%, अप्रैल जून तिमाही में 6.8% और जुलाई सितंबर तिमाही में 5.6% की विकास दर हासिल की गई। दूसरी तिमाही में जीडीपी में गिरावट पर वित्त मंत्री ने कहा कि बीते 3 सालों में भारत की औसत विकास दर 8.3% रही और आने वाली तिमाहियों में इसमें सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को साल 2024-25 के पूर्ण बजट को पेश किया। बजट में देश के विकास पर 48 लाख करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया, जिसमें 11,11,111 करोड़ देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ और 1.48 लाख करोड़ शिक्षा क्षेत्र, रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए दिए गए। बजट में पार्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का प्रस्ताव किया गया। इसमें निवेशकों को इंडेक्सेशन के साथ 12.5% अथवा 20% बिना इंडेक्सेशन के टैक्स पर विकल्प चुनने का अधिकार होगा। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार और आरबीआई के प्रयास लगातार जारी हैं। जनवरी से लेकर अब तक देश में महंगाई दर 6% से नीचे रही। जुलाई में खुदरा महंगाई दर इस साल सबसे कम 3.6% रही और सितंबर में सबसे ज्यादा 5.49% रही। आरबीआई ने इस साल भी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया और ये 6.5% पर बरकरार है। लगातार 11 बार से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई को अब नया गवर्नर मिल गया है। संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला। निवर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह ली। सोने ने साल 2024 में 31% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स और निफ्टी को भी पीछे छोड़ दिया। सेंसेक्स और निफ्टी ने इस साल अब तक करीब 10% का रिटर्न दिया है। 90 आईपीओज ने बाजार से रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए जुटाए। साल 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर में 8.8 अरब डॉलर का निवेश आया। रेजिडेंशियल सेगमेंट में 50% और ऑफिशियल बिल्डिंग्स में 28% का निवेश देखा गया। कुल निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 65% रही। फिनटेक और यूपीआई ने नए मील के पत्थर तय किए। भारत का फिनटेक क्षेत्र तेजी से बढ़ा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ने 20 बिलियन मासिक लेन देन को पार कर लिया। इससे वित्तीय समावेशन और कैशलेस भुगतान में इसकी भूमिका मजबूत हुई।
रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ। भारतीय कंपनियों विशेष रूप से तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्र से सफल आईपीओ लॉन्च किए। 90 कंपनियों ने पूंजी बाजार में 1.6 लाख करोड़ से अधिक जुटाए। अप्रैल से लेकर नवंबर तक देश में जीएसटी के जरिए होने वाला कुल कलेक्शन 14.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रहा। इस अवधि में बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन 9.3% ज्यादा रहा है। इस साल के पहले 6 महीने में एफडीआई निवेश में 26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 42 अरब डॉलर से ज्यादा रही। बीते एक दशक में देश में आने वाला कुल एफडीआई करीब 710 अरब डॉलर रहा। बीते 24 सालों में जितना एफडीआई भारत में आया उसका करीब 70% केवल बीते 10 सालों में आया। साल 2000 से अब तक देश में $1 ट्रिलियन एफडीआई आ चुका है। मारुति सुजुकी ने एक साल में 20 लाख गाड़ियां उत्पादन के लक्ष्य का नया रिकॉर्ड बनाया है। पूरी दुनिया में सुजुकी मोटर्स का इससे बढ़िया प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई दिया। हरियाणा से मनेसर से निकलने वाली अर्टिगा को यह खिताब हासिल हुआ। वेदांता का सेमीकंडक्टर पुश सेमीकंडक्टर निर्माण में वेदांता का निवेश सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत वैश्विक चिप हब बनने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। इस साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला देखा गया। फेडरल रिजर्व ने लगातार 3 बार ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान किया। इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर दिखा। भारत में भी शेयर बाजार पर इसका नकारात्मक असर दिखाई दिया है। साल 1961 के आयकर अधिनियम की समीक्षा की शुरुआत साल 2024 में कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आशय की घोषणा बजट में की थी। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 22 उप समितियों का गठन किया है। अभी तक सरकार को इस मामले में 6500 से ज्यादा सुझाव आए हैं। भारत ने अमेरिका को ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट के मामले में पीछे छोड़कर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। ग्लोबल 5G मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 32% के साथ पहले और भारत 13% की हिस्सेदारी के साथ अब दूसरे स्थान पर है। अपने तीसरे टर्म के पहले 100 दिनों में ही केंद्र सरकार ने 3.3 लाख करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें महाराष्ट्र में बनने जा रहे 76,000 करोड़ की देश का सबसे बड़ी बधावन पोर्ट परियोजना भी शामिल है। साथ ही 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स पर 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। ब्रांड इंडिया को पूरी दुनिया तक ले जाने में इसने अहम भूमिका निभाई है। 14 सेक्टर में PLI स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग में 1.46 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित किया। देश में हर साल 100 अरब डॉलर के औसत FDI निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकारी बैंकों का प्रदर्शन निजी बैंकों से बेहतर रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अप्रैल-नवंबर अवधि में शुद्ध मुनाफे में 26% की बढ़त दर्ज की। उनके NPA के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी बैंकों का कुल मुनाफा 3 लाख करोड़ रहा था। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल द्वारा 2023-24 के दौरान आयोजित पारस्परिक मूल्यांकन में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को 26 से 28 जून 2024 के बीच सिंगापुर में आयोजित FATF पूर्ण सत्र में अपनाया गया था। इसमें भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा, जो केवल 4 अन्य G20 देशों को प्राप्त है। G20 की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 9 वर्षों में वो हासिल किया है जो DPI के ना होने पर 50 वर्षों में हासिल हो पाता। टास्क फोर्स के अध्यक्ष भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत थे और नंदन नीलेकर्णी इसके सदस्य रहे। दुनिया के तमाम देशों ने भारत की DPI में रुचि दिखाई है। 28 अगस्त को वित्तीय समावेशन की योजना PM जनधन योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए। अब तक देश में 54 करोड़
19 लाख जनधन खातों में 2.4 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इन खाता धारकों को सरकार की डीबीडी योजना का भी सीधा लाभ पहुंचा है। यूबीएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 185 अरबपति थे, जिससे इसकी अरबपतियों की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक हो गई। पिछले वर्ष के दौरान भारत में अरबपतियों की कुल संपत्ति 42% बढ़कर $906 बिलियन हो गई। साल 2024 में 6 नए यूनिकॉर्न्स जुड़े। भारत में अब कुल मिलाकर 118 यूनिकॉर्न्स हैं, जिन्होंने $100 बिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है। वैश्विक आर्थिक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत में फिनटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक जैसे क्षेत्रों में नए यूनिकॉर्न जुड़े। फिलहाल अमेरिका में 683 और चीन में 165 यूनिकॉर्न्स हैं और भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। साल 2024 ने कारोबार जगत की मशहूर हस्ती रतन टाटा को हम सभी से दूर कर दिया। भारतीय कारोबारी दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में से एक रहे। टाटा समूह की 4 बिलियन की परिसंपत्ति को 400 बिलियन तक ले जाने और 26 कंपनियों की सामूहिक उत्तरदायित्व का नायाब उदाहरण युगों युगों तक आसानी से नहीं मिलने वाला। साल 2024 में ही बुनियादी ढांचे की दिग्गज कंपनी एसआर ग्रुप के फाउंडर शशि रुइया का भी निधन हुआ। टॉलीवुड यानी दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर रखने वाले रामोजी राव भी इस दुनिया को रुखसत कर गए। रामोजी राव फिल्म सिटी और ईटीवी नेटवर्क के प्रमुख रहे। इन तमाम खबरों के बीच में आप सोच रहे होंगे कि साल 2024 में आपने कितने पैसे बनाए, आपके निवेश पर कितना रिटर्न मिला। अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो इस साल 10.5% का रिटर्न दिया इंडेक्स ने और ऑल टाइम हाई भी बनाया। अगर आपने सोच समझ करके पैसे लगाए होंगे तो आपके पैसे ज़रूर बने होंगे। सोना इस साल का चैंपियन रहा, 31% का रिटर्न मिला और 45 सालों का रिकॉर्ड भी टूटा। म्यूचुअल फंड्स में भी लोगों का रुझान ज़बरदस्त इस साल दिखाई दिया है। चीन से एक ऐसी खबर आई अक्टूबर महीने में, जब चाइना ने अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए $1.4 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया। इसकी वजह से भारत से 85,000 करोड़ रुपए बाहर निकले, लेकिन घरेलू निवेशकों ने इस बीच 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया। तो शेयर बाजार की चाल कैसी रही और निवेश पर कितना रिटर्न मिला, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इकॉनमी की तेज रफ्तार, मजबूत फंडामेंटल्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भारतीय शेयर बाजार ने साल 2024 में अब तक पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। ये लगातार 9वां साल है जब घरेलू बाजार में तेजी दिखाई गई। साल 2024 में अगर शेयर बाजार की बात करें तो रिटर्न के लिहाज से साल 2023 के मुकाबले थोड़ा निराशा हुई। इस साल सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 10% का रिटर्न दर्ज किया गया। साल 2023 में शेयर बाजार ने करीब 20% का रिटर्न दिया था। बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने साल की शुरुआत से लेकर अब तक निवेशकों को करीब 25% का रिटर्न दिया है। लार्ज कैप और मिड कैप की अपेक्षा स्मॉल कैप का प्रदर्शन भी बेहतर रहा। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स ने साल की शुरुआत से लेकर अब तक 28% का रिटर्न दिया। ये शेयर बाजार की तेजी का ही नतीजा है कि आईपीओज के मामले में 2024 में नया इतिहास रचा गया। मजबूत आर्थिक विकास, शेयर बाजार के शानदार प्रदर्शन और बेहतर रेगुलेशन की वजह से इस साल आईपीओज ने अच्छी रकम जुटाई। 2024 में बड़ी, मझोली और छोटी सभी तरह की कंपनियों ने आईपीओ बाजार में अपने कदम रखे। आंकड़ों पर नजर डालें तो 90 आईपीओज ने रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपए बाजार से जुटाए। इस साल औसत इश्यू साइज की बात करें तो ये करीब 1700 करोड़ रुपए रहा। साल 2024 में कुछ बड़े आईपीओज पर निगाह डालें तो Hyundai मोटर्स का आईपीओ ऐतिहासिक रहा, जिसने 27,800 करोड़ रुपए जुटाए। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में 10,000 करोड़ रुपए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने 6,500 करोड़ रुपए और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 6,145 करोड़ रुपए जुटाए। रिटर्न के लिहाज से इस साल बाजी मारी गोल्ड यानी सोने ने। गोल्ड की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से इस साल रिटर्न के मामले में इसने शेयर बाजार समेत तमाम निवेश के विकल्पों को काफी पीछे छोड़ दिया। इस साल सोने में 31% का रिटर्न दिखा और पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इससे पहले बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी में 9% की कमी की गई, जिसकी वजह से सोने की कीमतें गिरी और इसी वजह से लोगों का रुझान भी सोने की तरफ बढ़ा और डिमांड जबरदस्त बढ़ गई। सोने की कीमत भारतीय बाजार में 80,850 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचा। चांदी ने भी अक्टूबर महीने में ही 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर लिया था। म्यूचुअल फंड उद्योग ने 2024 में अपनी वृद्धि की रफ्तार बनाए रखी, जिसमें 17 लाख करोड़ का भारी उछाल आया। ये वृद्धि मजबूत इक्विटी बाजारों, स्थिर आर्थिक विकास और बढ़ते निवेशक भागीदारी से ही प्रेरित थी। साल 2024 में 9.14 लाख करोड़ रुपए का पर्याप्त इनफ्लो देखा गया और इसके साथ ही निवेशकों की संख्या में भी 5.6 करोड़ की वृद्धि हुई और SIP की लोकप्रियता भी बढ़ी, जो अकेले करीब 2.5 लाख करोड़ का योगदान कर रही है, जैसा कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों से पता चला है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। कारोबार 2024 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम देखेंगे रोजगार के मोर्चे पर कौन सी बड़ी खबरें रहीं 2024 में। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब देखते हैं साल 2024 रोजगार के मोर्चे पर कैसा रहा। सरकार ने एक सर्वे कराया अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ का। जैसे प्रतिष्ठान आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि किसी कंपनी या फिर LLP के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या में बढ़ोतरी है और 1 करोड़ लोगों को 2024 में रोजगार मिला, जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रोजगार के मोर्चे पर और कौन सी अच्छी खबरें आई साल 2024 में। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किए गए साल 2023-24 के गैर पंजीकृत संस्थानों के सर्वे में रोजगार और उत्पादन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। अक्टूबर 2023 और सितंबर 2024 के बीच देश में गांवों और कस्बों में काम करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पार्टनरशिप फर्म्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और सोसाइटीज में काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे के मुताबिक 2023-24 में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 12.84% की वृद्धि के साथ बढ़कर 7 करोड़ 34 लाख पहुंच गई। इस अवधि के दौरान 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला और कुल रोजगार 12 करोड़ से ज्यादा रहा, जो 10% की वृद्धि दिखाता है। इसी अवधि में प्रति श्रमिक उत्पादकता भी 5.6% बढ़कर 1.49 लाख रुपए पर पहुंच गई है। नए प्रतिष्ठानों में 27% मैन्युफैक्चरिंग, 31% ट्रेडिंग और 41% सर्विस सेक्टर से हैं। That the number of female-owned proprietary establishments is now more than 26%. And this is also on an increasing trend. In a way, this survey of 23-24 underscores the rationale or the logic or the background as to how the 8.2% GDP growth of FY24 was achieved, because you could see that in the fact that there was good growth in the unincorporated enterprises apart from the formal corporate sector. अच्छी खबर यह भी है कि कामगारों को मिलने वाले पारिश्रमिक बीते साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वे में यह भी नजर आया कि बीते साल के दौरान डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले संस्थानों की संख्या 21% से बढ़कर के 27% पर पहुंच गई है। MSME को लेकर के भी सरकार ने इस साल बड़े फैसले लिए, जिसकी वजह से न केवल उद्यमों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई बल्कि उनके प्रदर्शन में भी सुधार नजर आया। सिर्फ एक आंकड़े पर नजर डालें तो साल 2020-21 में 52,849 इकाइयों से एक्सपोर्ट्स किया गया था और ये 2024-25 में बढ़ करके 1.73 लाख पर पहुंच चुका है। पोस्ट कोविड के बाद गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स आई हुई हैं, आरबीआई ने जो भी इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाए हुए हैं, उसकी वजह से हम लगातार एक स्टेबल ग्रोथ अपने इंडिया इकोनॉमी में देख रहे हैं। इसका कारण ये भी यही है कि MSME सेक्टर में भी वो ग्रोथ जो है वो बरकरार है और बाकी भी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनमें भी जो है वो ग्रोथ का बराबर की भागीदारी हो रही है।
रोजगार सृजन के नजरिए से भी साल 2024 को याद किया जाएगा। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि औसतन 13 से 15 लाख लोगों को हर महीने ईपीएफओ के लिए पंजीकृत किया गया। जुलाई 2021 में शुरू किए गए सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करते हुए देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को और गहरा करना है। देश के विकास में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देना और उपयुक्त नीतियों और संस्थागत निर्माण पर भी सरकार का फोकस है। देश में करीब 8 लाख सहकारी संस्थाएं हैं। इनमें से 1 लाख के करीब हैं प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां यानी पैक्स। ये समितियां किसानों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की सुविधा देती हैं और किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाकर उनकी आमदनी में भी बढ़ोतरी करने में मदद करती हैं। इन समितियों के कार्यकलापों में विविधता लाकर इन्हें सशक्त और जीवंत आर्थिक इकाइयां बनाने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। ये पैक्स पीएम जन औषधि केंद्र, ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं का रखरखाव और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, एलपीजी वितरक, पेट्रोल डीजल पंप आदि के रूप में काम करने का पात्र बन चुके हैं। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। आज प्राकृतिक खेती पर हम बहुत बल दे रहे हैं। इसमें भी कोऑपरेटिव बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अन्नदाता को ऊर्जादाता और अन्नदाता को उर्वरक दाता बनाने में भी कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर कोऑपरेटिव उसमें हाथ लगा दें, एकदम तेजी से परिणाम आ जाएगा। पैक्स को सशक्त करने के लिए हाल ही में शुरू की गई 29 करोड़ से अधिक की सदस्यता वाली 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल बनाया गया है। ये डेटाबेस केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और सहकारी समितियों के बीच प्रभावशाली संवाद के लिए महत्वपूर्ण साधन है। केंद्र सरकार ने पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। मंत्रालय जनवरी 2025 तक देश के सभी पैक्स के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेगा। 2 लाख नए बहुउद्देशीय पैक्स बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है ताकि देश के सभी इलाकों को सहकारी समितियों से कवर किया जा सके। मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नए पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां बनाने और इन्हें सशक्तिकरण करने का लक्ष्य रखा है। पैक्स के डिजिटलीकरण से उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने पर भी फोकस है। 21 नवंबर 2024 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 40,000 से ज्यादा पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है। इनमें से लगभग 32,000 पैक्स लाइव हो चुके हैं और 56,000 पैक्स को डिजिटलीकरण के लिए हार्डवेयर प्राप्त हुआ है। जिन सिद्धांतों के आधार पर इन समितियों का संचालन किया जाता है, उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के पालन के साथ साथ सदस्यों के प्रशिक्षण, सहकारिता समितियों के बीच सहयोग और पूरे समाज के लिए विकास की सोच शामिल है। इन सहकारी समितियों का उद्देश्य है सहकार से समृद्धि, जो प्रधानमंत्री के अमृतकाल में पंचप्राण के आह्वान पर आधारित है। नए मंत्रालय के जरिए कोशिश है कि देश में काम कर रहे सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और कई राज्यों में काम कर रही बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा मिले। इसके लिए हर गांव को सहकारिता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पर काम जारी है। सहकारी व्यवस्था को मजबूत बनाने और बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ कदम-ताल करने के लिए इन पैक्स का आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, प्रतिस्पर्धी सहकारी समितियों का निर्माण, इस पर जोर दिया जा रहा है। और इस सभी का लक्ष्य एक ही है कि सहकार से समृद्धि के मंत्र के जरिए हर गांव को सशक्त बनाया जाए और हर वंचित तक विकास की धारा पहुंच सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान हो या फिर मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस, केंद्र की महत्वाकांक्षी पीएलआई योजना का असर जमीन पर दिखने लगा है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए सरकार ने 2020 में करीब 2 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई योजना की शुरुआत की थी। योजना में उद्योग जगत के लिए संदेश साफ था, विश्व के लिए निर्माण कीजिए, भारत में निर्माण कीजिए। जितना ज्यादा निर्माण, सरकार की ओर से उतनी ही ज्यादा मात्रा में आर्थिक सहयोग। अगस्त 2024 तक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से 10 लाख लोगों को नौकरियां मिली और कंपनियों ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। साथ ही 4 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स किया गया है। पीएलआई स्कीम से लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है अगस्त 2024 तक।
और 12.5 लाख करोड़ का उत्पादन पीएलआई के से जुड़ी हुई कंपनियों ने अभी तक किया है, जिसमें लगभग 10 लाख नौकरियां हमारे लोगों को मिली हैं। पीएलआई के लिए केंद्रीय बजट से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए करीब 39,000 करोड़, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए करीब 26,000 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ और फार्मा सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ के इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मोबाइल का उत्पादन 2023-24 में 33 करोड़ यूनिट्स तक पहुंचा, जिसमें से 5 करोड़ यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले FDI निवेश में 254% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में मोबाइल फोन का निर्यात बीते 10 साल में 1,566 करोड़ से बढ़कर के 1,28,000 करोड़ पर पहुंच चुका है। साथ ही मोबाइल के आयात का आंकड़ा करीब 49,000 करोड़ से घट करके 7,600 करोड़ के करीब आ गया। पीएलआई स्कीम की वजह से भारत का फार्मा उद्योग भी वॉल्यूम के लिहाज से अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। पीएलआई का ही असर है कि देश में कुल फार्मा उत्पादन का 50% एक्सपोर्ट किया जाता है। कारोबार 2024 में सिर्फ इतना ही। इस उम्मीद के साथ कि नया साल आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए और आपको ढेर सारा मुनाफा हो। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी आनंद कश्यप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।